जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं चुनावी रन 2024। हमारी खास खबर और खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के चुनावी चंदे को लेकर, जो अकाउंट सीज किए गए हैं उसको लेकर। चुनावी कहें या कांग्रेस का जो अपना अकाउंट है, अकाउंट चंदे के जरिए ये होते हैं राजनीतिक दलों के, क्योंकि उनकी अपनी कोई कमाई तो है नहीं, पब्लिक से जो डोनेशन मिलता है उसी के जरिए रन करते हैं। कांग्रेस के अकाउंट सीज किए गए, उसके बाद से सियासी पारा चढ़ा और केवल यहीं पे नहीं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद भाजपा भी हमलावर हुई। कांग्रेस का कहना है कि जानबूझ करके साजिशन ये अकाउंट सीज किए गए हैं ताकि चुनाव के वक्त कांग्रेस मजबूती से चुनाव ना लड़ सके। उधर भाजपा का कहना है कि अपने कर्मों का आरोप दूसरों पे लगाना बड़ा गुनाह है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। क्या कुछ मैटर है आप स्क्रीन पे भी देखते रहिए और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब हैं और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी का यह कहना है कि पहली बात तो भाजपा का कोई लेना देना नहीं इस पूरे मैटर में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिस दिए और नोटिस का वक्त निकलने तक भी पार्टी के नेता इस पर संज्ञान नहीं ले पाए। तो यह गलती कांग्रेस की है, जिसके लिए बीजेपी क्यों जवाबदेही और बीजेपी क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जितना भाजपा अपने आप को मासूम सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, वास्तव में भाजपा उतनी मासूम है नहीं, क्योंकि जिस तरीके की टाइमिंग का और जिस तरीके के क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का, जिस तरीके से राजनीतिक दलों के खातों को फ्रीज करने का जो ये भाजपा ने अलोकतांत्रिक काम किया है, उसके ऊपर पूरी तरीके से आपको पता होगा, लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, जिस तरीके से विपक्षी दलों के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने जांच एजेंसियों का या चुनाव आयोग ने अनदेखी करते हुए जो चीजें करी है, इस बात का हमने आरोप लगाया। हमने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग, अभी 2 दिन पहले ही हम आपके चैनल पे डिबेट कर रहे थे जब चुनाव आयोग ने अपनी पीसी करी थी और चुनाव की घोषणा करी थी, तब एक बात उभर कर सामने आई थी कि चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करेगा। अब योगेंद्र जी, यहां यह समझने की जरूरत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समतल आधार होगा, जिसके ऊपर वो इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपने वोटों का या अपनी विचारधारा का वो करेंगे और उसके बाद में वो जनता के सामने अपने वोट को मांगेंगे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं योगेंद्र जी, क्या वास्तव में इस देश के अंदर इस वक्त जो हालात हैं या चुनाव आयोग ने जिस तरीके से किया है वो वास्तव में लेवल प्लेइंग फील्ड है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि सबको समान अवसर, संसाधनों पे किसी का एकाधिकार नहीं, मीडिया पे किसी का एकाधिकार नहीं, और जो बात विपक्ष को कहने के लिए अवसर दिया जाए उतना को उतना राजनीति सत्ताधारी पार्टी को भी मिले। सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से अपने, आज ही आपको पता होगा कि हमारे पूर्व कानून मंत्री श्रीमान सलमान खुर्शीद जी और हमारे मीडिया की जो सोशल मीडिया की जो चेयरपर्सन है और तमाम प्रवक्ता और जो हमारे मुकुल वासनिक जी है, उन्होंने चुनाव आयोग में जाके बाकायदा शिकायत करी कि वास्तव में इस चुनाव आयोग के समक्ष ये इतनी सारी शिकायतें, जिसमें प्रधानमंत्री जी के वीडियो जिस तरीके से चलते, आपको पता आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में वो तमाम विज्ञापन या तमाम जो गारंटियां होती है वो हटा देनी पड़ती है। आपने राजस्थान में भी देखा होगा, जब अभी कुछ दिन पहले आदर्श आचार संहिता लगी थी और विधानसभा का चुनाव था, तो मेट्रो में, सरकारी इमारतों से, तमाम जगहों से वो इश्तेहार और वो विज्ञापन हटा दिए गए थे। लेकिन आज भी मतलब सरकारी वेबसाइटों के ऊपर, विभागीय वेबसाइटों के ऊपर उन विज्ञापनों का प्रसारण किया जा रहा है और आज इस बात की शिकायत करी। तो आप समझिए इस चीज को। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखो इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार दिया, उसके अंदर भी भाजपा को 8,000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला। वो चंदा मिला, उसकी भी कहानी अलग है कि 30 कंपनियों को एक दिन पहले रेड होती है, उसके कुछ दिन बाद वही कंपनियां जाके इलेक्ट्रोल बॉन्ड। सर एक बार अपने मुद्दे पे लौटे। मुद्दे पे आ रहा हूं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कल मैं वही कह रहा हूं कि जब किसी ईडी किसी बैंक अकाउंट को सीज कर देती है,
चूंकि कोई भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड बिना खाते से नहीं खरीदा जा सकता। तो आप समझिए ना, ये वो कौन सा खेल था जिसके अंदर खाते सीज होने के बाद में भी कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे भाजपा के लिए। तो ये जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजनीतिक दलों, जो राजनीतिक दल होते हैं वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होते हैं, और उनके ऊपर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है या जो समय है वो वास्तव में अपने आप में मतलब चुनौतीपूर्ण है, और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि अगर राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। चलिए गर्ग साहब, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं। बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप है कांग्रेस का कि जानबूझ करके इलेक्शन के दरमियान, और इनके नेताओं का साफ कहना है कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि अग्रिम संगठनों की तरह सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। यही वजह है कि इलेक्शन का इंतजार था और जानबूझ करके प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह साजिश रची गई है। आपने भी सुना कांग्रेस के नेताओं के आरोप हैं आप पे। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस को एक हार का डर सता रहा है। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं उससे सीधा सीधा साबित हो रहा है कि कांग्रेस चुनाव में हार रही है। अब मुझे ये बताइए कि ये इनकम टैक्स का जो मैटर है वो कितने साल पुराना मैटर है? इनकम टैक्स का मैटर आज से 6-7 साल 2019 का मैटर है। 2019 से ये क्या कर रहे थे, अभी क्यों याद आई इनको? फिर इनकम टैक्स ने इनको कई बार नोटिस दिए, इसके बावजूद भी इन्होंने उसको इग्नोर। इन्होंने क्या है कि हिंदुस्तान की एजेंसियों को अपनी बपोती समझ रखी थी। 10 साल 2014 से पहले ये जो चाहते थे, कांग्रेस अपना आपको सुप्रीम समझती थी कि एजेंसियां कुछ नहीं है, कांग्रेस जो भी कुछ है वो सर्वे सर्वा वो समझ रही थी। आज हिंदुस्तान की एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है तो इनको दर्द महसूस हो रहा है। फिर दूसरा, इनको खाते सीज किए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई 115 करोड़ रुपए को छोड़ के बाकी की चीजें आप यूज कर लो। तो एक तरफ तो कह रहे हो कि साहब हमारे पास में 235 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो हम तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये कह रही है कि भाई 115 के अलावा बाकी की चीजें को आप यूज करो ना। हम काम मना कर रहे हैं कि भाई आपके पास चाय का पैसा नहीं है, या टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, कितने हेलीकॉप्टरों पे घूमे, इधर घूमे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाना बंद करें। चुनाव में जाइए, मैदान में आइए। जनता ने आपको नकार दिया है तो आप इस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हो। जब आपका नेता अमेठी से चुनाव हार जाता है और वायनाड जा रहा है तो उससे पता लगता है कि आप चुनाव हार रहे हो। जब आपकी नेत्री वहां से बरेली से चुनाव आ रही है तो राज्यसभा सदस्य के अंदर चले जाते हैं, तो ये पता लग रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है। सीनियर प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, उनको टिकट दिया था और फिर मना कर दिया कि नहीं साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि इनके जो बड़े बड़े नेता वो चुनाव हार रहे हैं, टिकट लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस टिकट देने को तैयार है, ये पीछे भागे जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो इन स्थिति खातों से क्या संबंध है इसका? चुनाव का खातों से क्या संबंध है? को टिकट ले रहा है नहीं ले रहा है? ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसमें इनका उनका ईडी का क्या लेना देना है या भारतीय जनता पार्टी का लेना देना है। अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया था, नोटिस का आप जवाब देते। उन्होंने किस कारण से सीज किया ये आपको पता है। आपको टाइम पे अगर रिटर्न नहीं है तो पेनल्टी लगाने का। अगर सरकारी पैसे का कोई बकाया है तो डिपार्टमेंट के पास में अधिकार है उसको रेवेन्यू को वसूल करने का, और वो खाते को सीज करने का उसको अधिकार है। ये एज पर लॉ कहता है, लेकिन इनके पास तो लॉ है ही नहीं ना। इनके तो अब तक 2014 से पहले तो लॉ ये खुद समझते थे कि हम ही है सब कुछ। तो ये चीजें इनको दर्द हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी जगह सही है, और ये कांग्रेस को तो चुनाव का हार का डर लग रहा है। इसलिए फिर मैं ये कह रहा हूं, ये बॉन्ड की बातें कर रहे हैं। भैया आप जो पहले 1400 करोड़ का तो हिसाब दे दो, वो कहां से आया आपके पास में? आपके 5000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला है वो 5000 करोड़ रुपए कहां, उसका हिसाब दे दो। जमानत पे चल रहे दोनों माँ बेटे, उसका हिसाब दे दो। तो ये सब चीजें देखो, और जनता समझ रही है, और जनता ने इसीलिए इनको इग्नोर कर रखा है। ये मानता ही नहीं है, बार बार इलेक्शन में जाते हैं हार जाते हैं। वो राहुल गांधी को 19 बार लॉन्च कर लिया इन्होंने, और हर बार वो लॉन्चिंग नीचे नीचे चली जाते हैं। जितना ऊपर को करते वैसे जमीन के अंदर क्या लगता है कांग्रेस को इस चुनाव में वॉकआउट दे देना चाहिए? 400 पार भारतीय जनता पार्टी 400 पार है, हमारा लक्ष्य 400 पार है। आएंगे पूरे हिंदुस्तान में 400 पार, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें ले गए। हाँ हमारे, अरे आप तो ये बता दो आपके कितने कैंडिडेट है? आप तो ये बता दो ना, आपके तो इतने कैंडिडेट भी नहीं है कि जो आप 245 सीटें जीत के आ जाओ। आपके तो कैंडिडेट ही नहीं है इतने। आप बता दो ना, बिहार यूपी के अंदर आपको टिकट सीट देने को तैयार नहीं है पार्टियां। महाराष्ट्र में आप सीट देने को तैयार नहीं है। आपकी सेकंड लाइन की स्थिति कर दी अजीत साहब, सेकंड लाइन की स्थिति कर दी। वो तो आप करवा रहे हैं, वो तो आप करवा रहे हैं। सर वापस नहीं कर रहे हैं। गर्ग साहब वापस आ रहा हूं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए जब तक मैं वापस आऊंगा। आप लोग गर्म रहिए, लेकिन मैं दशरथ आपके पास में आना चाहूं। इलेक्शन के दरमियान ये सब कुछ
कांग्रेस का तो कहना है कि जानबूझकर प्रधानमंत्री के कहे अनुसार साजिशन ये खाते बंद किए गए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 2019 से नोटिस मिल रहा है और नोटिस एक नहीं दिया गया, उसके बाद में अलार्मिंग नोटिस भी दिया गया सावचेत करने के लिए कि आप पे ये क्रेडिट्स हैं और आप पे इतनी तारीख तक नोटिस फाइल का जवाब फाइल करिए। ये बीजेपी का कहना है। तो कायदा ये होता है कि आप समय पे अगर जवाब देते हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी लीगली तो ये होती है कि हाँ, अगर नहीं देते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप डिफॉल्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिप्लाई किया तो आपके पास में बाकायदा एक लीगल राइट है बताने को कि हमने ये जवाब दिया था, उसके बाद में कोई नोटिस नहीं मिला। तो यहाँ क्या लगता है कि कांग्रेस की अपनी कहीं कुछ लूज पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से खाते सील किए गए, या केवल बस इसे हम सियासी मुद्दा ही मान करके चलें? देखिए, निश्चित तौर पे कानून के लिहाज से हो सकता है कि कुछ ऐसी नेग्लिजेंसी रही होगी जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का लगातार ये आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला के, और कह सकते हैं कि एसबीआई पे जो डंडा चलाया उसके बाद ये तमाम चीज़ें परतें उधड़ना शुरू हुई। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय में इस तरह की बातें खास तौर पे उठती हैं। और खासकर आज जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि चुनाव के समय कांग्रेस के पास पैसे का अभाव, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी 6000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा कंपनियों से लेती है और इसको इधर उधर कर देती है। साथ ही कांग्रेस की इस तरह भी आरोप लगाया गया कि जिन जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनका मुनाफा कितना था, प्रॉफिट कितना था, कैसे वो काम करती, इस बारे में नहीं ध्यान दिया गया, उनको खुली छूट दी गई। बहरहाल चुनाव के वक्त में, आने वाले वक्त में भी चुनावी जब सियासी संग्राम और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तारीख फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इसमें जो चुनावी रैलियां होंगी उसमें भी इस बार मुझे लगता है कि ज़ोर शोर से ये मुद्दा कह सकते हैं गरजेगा। और इस मुद्दे के अंदर खास तौर पे कांग्रेस की तरफ से आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाए जाएंगे, बीजेपी पर की तरफ से काउंटर किया जाएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कही वो एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हम सब ने देखा कि कई तल्ख टिप्पणियां जो है वो एसबीआई को लेकर की थी, इस पूरे मसले को लेकर, और कहा था कि जानकारी पूरी दीजिए, जानकारी छुपाइए मत, यानी कि कहीं ना कहीं संशय सुप्रीम कोर्ट भी था। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, वो अपनी तरफ है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने समय का ध्यान नहीं रखा, या कह सकते हैं आपको जो रियायत दी गई थी उस रियायत में अपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किए, इसकी वजह से आपके खाते सीज किए गए। बहरहाल चुनाव में ये मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। चलिए, खैर लिस्टें जारी हो रही हैं, मशक्कत चल रही है, लेकिन इसी बीच एक ये बड़ा मुद्दा थमाया गया, उसके बाद में सियासत काफ़ी रोचक बन गई है। राजेंद्र जी, अभी आपने सुना गर्ग साहब को कि नोटिसों का जवाब नहीं दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा है तो जो नोटिस का तो मालूम है सबको कि 2019 में नोटिस दिया गया कि ये डिफ़ॉल्ट्स हैं, तो नोटिस का समय पे जवाब नहीं देना, ये भी आपको लगता है कि देना चाहिए था? आप लोगों की भी इसमें नेग्लिजेंसी रही है? देखिए योगेंद्र जी, देश 1947 में आज़ाद हुआ और पहली सरकार हमारी 1947 में बनी। उसके बाद से लेके अब तक करीबन 77-78 साल हो चुके हैं। राजनीतिक दलों पे कभी भी इस तरीके से चुनाव आयोग ने भी और ना ही किसी आयकर विभाग ने इस तरीके की सख्त कार्रवाइयाँ की हो, जब मतलब बैंक अधिकारियों के पास जाकर दबाव में डालकर उनसे 115 करोड़ रुपए खातों से उठवा लिए गए। तो ये एक तरीके से, जिस तरीके से मतलब खाते पे डाका डालने जैसी बात है। और मैं आपको सिर्फ यहाँ ये कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी कि लोकतंत्र में सरकार सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का कारण नहीं बन सकती। और जिस तरीके से 10 साल के अंदर इस देश के अंदर सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों पे या जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो लेखक हैं, चाहे वो और भी जो इनसे अलग विचार रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से दहशत से सिकंजा कसा है ना कहीं अलोकतांत्रिक है। आज आपको पता होगा कि इस देश के अंदर हमारे लोकतंत्र के जो 4 खंबे हैं, चाहे विधायिका हो, विधायिका को जिस तरीके से एक पार्टी के ऊपर मतलब मोनोपोली शासन करना चाहते हैं तो विधायिका खतरे में हो गई। आपकी कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, मीडिया को जिस तरीके से किया गया, चाहे न्यायपालिका को जिस तरीके से, तो ये तमाम चीजें, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होता है और जनता की लोकतंत्र के अंदर रुचि कम होती है।
पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपको पता होगा, हिंदुस्तान का चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर बात हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बात हो, हम लगातार, चाहे हंगर इंडेक्स के अंदर हो, हम तमाम चीजों से हमारे पास के जो पड़ोसी मुल्क है उनसे भी पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है? आज देश के अंदर जो कुछ भी होता है उसका असर दुनिया में पड़ता है। तो यहां कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस हिंदुस्तान के अंदर अगर उनके आम चुनावों के अंदर दुनिया को यह लगता है कि साहब एक तरफा प्रचार हो रहा है, एक तरफा संसाधनों पे कब्जा हो रहा है, एक तरफा मतलब संसाधन, एक तरफा संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने आपको जैसा शुरू में भी कहा था कि चुनाव आयोग में जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसको लेकर भी हमने सवाल उठाए थे, फिर भी हम तो कहते हैं कि इन लोगों का जो संवैधानिक संस्थानों में बैठे हैं, चाहे जो जांच एजेंसियों में बैठे हैं, चाहे जो चुनाव आयोग में बैठे हैं, उनका जमीर जागे और जो बिल्कुल भय, निष्पक्ष और मतलब ईमानदारी से हमारे इस चुनाव को करवाया जाए और जिस तरीके का मतलब फायदा वो सत्ताधारी दल को देना चाहते हैं वो रोके। क्योंकि अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा तो इस देश की जो हमारी जो आत्मा है वो मर जाएगी और लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे संवैधानिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, चाहे न्यायपालिका से, चाहे चुनाव आयोग से, चाहे मीडिया से, उन सब की जिम्मेदारी है। और हम अपनी बात को कहने के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष हो, भय मुक्त हो और सरकार इस बात की गारंटी सुनिश्चित करे कि किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर दुर्भावना से जो कार्रवाई होती है वो गलत है। आपको पता होगा नेहरू जी के टाइम का मैं आपको एग्जांपल बनाता हूं, जब बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी होती थी, भाजपा जनसंघ का, भाजपा तो खैर थी नहीं, जनसंघ था, तो नेहरू जी बुला के लोगों को कहते थे कि जो बड़े मतलब कॉर्पोरेट ग्रुप थे, चाहे बिरला थे, चाहे टाटा थे, चाहे बजाज थे, उनको बुला के, जमनालाल बजाज तो हमारे कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको बुला के कहते थे कि इन राजनीतिक दलों की आप मदद कीजिए ताकि ये विपक्ष खड़ा हो सके। आप चाहे राम मनोहर लोहिया का एग्जांपल देख सकते हैं। आपको पता होगा फिरोज गांधी कांग्रेस को सबसे ज्यादा घेरते थे, कांग्रेस में रहने के बावजूद भी आज भाजपा के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोदी के बारे में कुछ कह सकता है? चलिए चले लोकतंत्र बचा रहे हैं, आपका कहना है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष को अगर आप क्रश कर दोगे, राजनीतिक दलों को आप क्रश कर दोगे तो डेमोक्रेसी जीवित नहीं रह सकती। विपक्ष को भी आपको बराबर का अवसर देना पड़ेगा। आप जिस तरीके से अपना ही अपना 400 पार कर रहे हो, जबकि चुनाव आयोग ये बात कह रहा है ना कि आप किसी भी भ्रामक जानकारी को, आपके पास कौन सा ऐसा तथ्य है कि आप 400 पार जा रहे हैं, आप ये दे रहे हैं, आप यूनिफॉर्म मॉडल देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता, उसका सबसे ज्यादा उल्लंघन प्रधानमंत्री करते हैं और ये चुनाव आयोग उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है बताइए मेरे को। 9 से ज्यादा शिकायतें हमने लिखी। सर जवाब दिलवा रहा हूं, वापस लौटूंगा आपके पास में। गर्ग साहब कई सारे आरोप हैं, जितने याद है उनका तो मैं जवाब चाहूंगा ही। एक बात लगातार कांग्रेस से कहती है कि जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें जांच एजेंसियों को और ऐसी महत्वपूर्ण जो एजेंसी हैं उनको अपने काम में लगा रखा है, इससे लोकतंत्र खतरे में, ये कांग्रेस का आरोप है। अभी आपके जो स्पोक्स पर्सन साथी बैठे हैं उन्होंने आरोप भी लगाया। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस, मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब जांच एजेंसी काम कर रही है, तो हाँ हम कह रहे हैं ना 2014 के बाद में जांच एजेंसी काम कर रही है। 2014 से पहले जांच एजेंसी काम ही नहीं करती थी। ये खुद इन्होंने प्रूव कर दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले क्यों नहीं जागा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले क्यों नहीं किया। अरे भाई पहले आपने उनको स्वतंत्र नहीं कर रखा था, अब मोदी जी की सरकार आई इसके बाद में स्वतंत्र, फिर ये बार बार हम हंगर इंडेक्स और फलाना इंडेक्स। सुन लो आपके, सुन लो एक बार इनको जवाब सुन लो। अब ये हंगर इंडेक्स की तो बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था आई वो दिख नहीं रही है। आईएमएफ कह रहा है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 8% से ज्यादा होगी, वो इनको नहीं दिखती है। आज मान लो मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे, वो इनको नहीं दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने बहुत पैसा लगा दिया, वो इनको नहीं दिखता। रेलवे के अंदर 90% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, वो नहीं दिखता। उज्ज्वला योजना के अंदर हमने 10 करोड़ कनेक्शन दे दिए, वो इनको नहीं दिखता, जो कि इनके टाइम पे एक भी कनेक्शन नहीं था। हर घर जल के अंदर इनके टाइम तक 3 करोड़ कनेक्शन थे, आज 11 करोड़ कनेक्शन है, वो इनको नहीं दिखता। हमने गरीबों को पक्का मकान बना के दिए, वो इनको नहीं दिखता। इनको दूसरी चीजें दिखती है जो नेगेटिव होती है, जो दूसरे देशों को पसंद है। ये दूसरे देशों की जो भाषा है वो बोलते हैं यहाँ पे, और इसी वजह से इनको जनता ने नकार दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जांच एजेंसी कोई काम कर रही है तो उसका सामना करो ना, डर के क्यों भाग रहे हो? चुनाव में आइए। अगर आपको चुनाव में नहीं आना तो बात अलग है, आपने अपनी से हार स्वीकार कर लिया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? जब देखो, अरे भाई चुनावी बॉन्ड तो आपने 1400 करोड़ ली, अब 55% सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं।
भारतीय जनता पार्टी के 55% सांसद है, 9% वाली पार्टी 1400 करोड़ रुपए का चंदा ले रही है। वो तो पता ही नहीं है कि कहां से कौन सा पैसा 1400 करोड़ है, उसका तो जवाब ही नहीं है, इधर उधर की बातें ही नहीं है। तो परसेंटेज पे डिसाइड होता है। तो भैया ये आपको सब चीजें 37% वोट पड़ा है, कांग्रेस को 20% पड़ा, मत भूलिए। तो मुझे ये बताइए सांसद कितने हैं? 55% भारतीय जनता पार्टी के, 9% है। बात वोट पड़ा है, मतलब जो आपके वोट परसेंटेज देखो योगेंद्र जी, जो इनको अच्छा लगेगा वो तो अच्छा है, किसी भी जो राजनीतिक इनको दल का अच्छा लगेगा वो डिसाइड तो होता अच्छा है। है, बाकी तो नहीं है। और एक जनता बार- इनको बार बार नकार देती है इस वजह से। एक बार कंटिन्यू करने दीजिए। हाँ जी जी। तो गर्ग मैं साहब। ये कहना चाह रहा हूं कि आज इनको भाई आज अगर अकाउंट सीज किए हैं तो जो उनकी लायबिलिटी वो पूरा कर दे। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रही है कि सिर्फ 115 करोड़ रुपए छोड़ के बाकी के आपके पैसे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास तो चाय के पैसे नहीं है। क्या 115 करोड़ रुपए ही है कि इनके पास में खाते के अंदर? ये दुनिया भर का जो चंदा लिया, अभी इन्होंने वो अपने कार्यकर्ताओं से जो पैसे लेने की किया, तो वो कहां गया वो पैसा? तो ये हिसाब तो इनको देना पड़ेगा ना। तो जबरदस्ती एक दूर फिर इन्होंने तो कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगा दिया। आज तो राहुल गांधी जी ने देश का अपमान कर दिया। गर्ग साहब बहुत अच्छी बात की कि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हर राजनीतिक दल अपने खाते का हिसाब सबको देता है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का तो ओपन है खाते में, आप तो देख लीजिए, आरटीआई के माध्यम से लो ना। भारतीय जनता पार्टी दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, नेटवर्क तो आप ये- मतलब जो कंपनी नहीं है उसने भी चंदा, अरे क्योंकि भैया ये मैं इस ऑडिट वजह होती से है, कह रहा हूं, ऑडिट होती है उसकी। सुने, कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हर राज्य में हर जिले में कार्यालय खोले, उनकी जानकारी दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि लगा सकते हैं। राजेंद्र जी लगा दीजिए। नहीं नहीं, RTI हाँ हमने RTI खोले लगा ना। दीजिए। और कह ये रहे हैं ना, गर्व से बताइए कह रहे आपको। हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हर जिले के अंदर है। आप तो 125 साल पुरानी कांग्रेस हो, क्यों नहीं खोले? किसने वो मना नहीं। किया था आपको? ये इनकी गलती है, इनकी 125 गलती साल पुरानी कांग्रेस है, हमने बिल्कुल, खोले ना। बिल्कुल, और इनको आप लो ना खोलने हिसाब, चाहिए। नंबर 1 का पैसा लगाया हमने, इनको नंबर 1 में रजिस्टर कराई है हमने। आप लगा कराई दीजिए है ना RTI, हमने। अगर अभी भी तो आपको भरोसा बताओ इससे ना आप ज्यादा- इस चीज को। इससे ज्यादा तो ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी बीजेपी की? आप लगाइए आप RTI, जवाब कराओ ना, दिलवाएंगे RTI गर्ग में लो ना आपको। साहब। चुनाव में हमने कितना डोनेशन लिया वो रिटर्न के अंदर है। हमने कार्यालय खोले पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को पता कि हाँ हम पूरे राज्यों के अंदर, पूरे जिले के अंदर कार्यालय खोल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है। तुम भी खोलो, मना किसने किया? आप तो हमसे पुरानी कांग्रेस है। और गांधी जी ने तो मना ही कर दिया था कि भाई अब तो उद्देश्य पूरा हो गया, इसको बंद करो। वो गांधी जी ने तो नहीं कर रहा, लेकिन इनका जो नेता है जो 20 बार लॉन्च कर रहा है वो यही काम कर रहे हैं, इस कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और क्या? जी जी, तो आपकी कितनी हमदर्दी है? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि जवाब- चुनाव आओ, जवाब मैदान दूं में मैं। है। हम चले तो- जवाब जवाब चलते दो। चलते जवाब दिलवा देता हूं। जी राजेंद्र जी। देखिए योगेंद्र जी, आरटीआई में ये केंद्र सरकार जवाब देती है क्या? अब तो ना तो ये जो आपकी मैं सीएजी कह है रहा ना, हूं, योगेंद्र जी सुनिए, हर सुनिए, एजेंसी एक- पे एक- आरोप एक- लगा रहे हैं। समय का सुनिए, 30 सेकंड देखिए, पूरा करके टाइम हो देखिए, चुका है। सीएजी के अंदर आजकल कोई जांच नहीं होती है, न ही सीएजी कोई आरोप पत्र देती है, न ही आरटीआई में कोई जानकारी दी जाती है। ईडी की जांच बंद हो जाती है। तमाम जो भाजपा के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हसन मुश्रीफ हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, ये तमाम लोग हैं। ये भाजपा में जाने के बाद, अभी तपस रॉय का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये तमाम लोग जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी इनकम टैक्स की जांचें क्यों बंद हो जाती, जो कि चार्जशीटेड लोग हैं, सजा याफ्ता लोग हैं। तो आज मैं ये बता दिए, बार बार कहते हैं साहब हमने बढ़ा दिया। अरे चाइना से आपने ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ाया? आपके ऊपर चाइना ने अभी एक विज्ञापन निकाला वहां के राष्ट्रपति ने कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अंग है। तो आज नहीं, हम नहीं सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। उस चाइनीज राष्ट्रपति को जवाब देना चाहिए। और उज्ज्वला योजना, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, आपके जवाब दे रहा हूं। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, सुनिए, उज्ज्वला योजना के ऊपर इन्होंने अब तो देश के लिए बोलो। अरे सुन लो, देश के अरे टुकड़े सुन कर लो, दिए आपने। अबे कितने चाइना टुकड़े ने करोगे तमाचा आप? मारा, जवाब दो ना। कितने कहते टुकड़े थे करोगे? 56 इंच का सीना है, देश का कहां पे कितने जाके टुकड़े करोगे? लोगों के पास अभी भी पक्का घर नहीं है। ये काय की बकवास करते हैं, इनको पता आपके होना टाइम पे चाहिए कितने जो भी थे? इनके दावे हैं वो सारे के सारे दावे चले झूठे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। और खास खबर में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के अकाउंट्स की, और अकाउंट को लेकर के जिस तरह की स्थिति बनी है उसको लेकर के, और अपने अपना पक्ष है। खैर, जनता पे जो छोड़ा जाता है तो जनता को तय करना है कि क्या करना है, और वो बिल्कुल फ्रीडम है उसकी, अपना एक उनको अधिकार है। चलिए इस मुद्दे पर इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।